आज की कहानी है छुटकारा। सावित्री आंखों की जांच कराने दीपक आई सेंटर पर पहुंची। वहां मरीजों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। अपनी बारी का इंतजार करते करते 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए। तभी एक आदमी तेजी से आया और बोला, शहर में दंगा हो गया है, जल्दी से अपने अपने घर पहुंच जाओ। ये सुनकर वहां बैठे मरीज और दूसरे लोग बाहर की ओर निकल गए। सावित्री ने मोबाइल फोन पर बेटे राजन को सूचना देनी चाहिए। निराश और परेशान सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि घर कैसे पहुंचे। शाम के 7 बज चुके थे। तभी एक स्कूटर उनके बराबर में आकर रुक गया। स्कूटर चलाने वाले आदमी ने कहा, भाभी जी नमस्ते, आप यहाँ अकेली हैं या कोई साथ है? भाई साहब नमस्ते, मैं यहाँ अकेली आई थी आंखों की जांच कराने। दंगा हो गया है, घर की तरफ कोई रिक्शा नहीं जा रहा है। इधर कोई नहीं जाएगा भाभी जी, क्योंकि दंगा पुराने शहर में हुआ है। आप चिंता न करो और मेरे साथ घर चलो। इस तरफ नई कॉलोनी है, कोई डर नहीं है। आप आराम से रहना, वहाँ कमला भी है। लेकिन सावित्री के मुंह से निकला, भाभी जी आप जरा भी चिंता ना करें, घर पहुंचकर मैं राजन को फोन कर दूंगा। यह दंगा क्यों हो गया? सावित्री ने स्कूटर पर बैठते हुए पूछा। अभी सही पता नहीं चला है। मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ दंगा और कर्फ्यू का पता चला तो कार्यक्रम बीच में ही बंद हो गया। मैं घर की ओर लौट रहा था तो यहाँ मैंने आपको सड़क पर खड़े हुए देखा। सावित्री स्कूटर वाले शख्स सूरज प्रकाश को अच्छी तरह जानती थी। सूरज प्रकाश जय भारत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। वे 5 साल पहले ही रिटायर हुए थे। परिवार के नाम पर वे और उनकी पत्नी कमला थी। जब उनके यहाँ 10 साल तक कोई भी औलाद नहीं हुई तो उन्होंने अनाथ आश्रम से 1 साल की लड़की गोद ले ली थी, जिसका नाम सुरेखा रखा गया था। देखते ही देखते सुरेखा बड़ी होने लगी थी। वह पढ़ने लिखने में होशियार थी। सूरज प्रकाश सुरेखा को सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। जब सुरेखा 10वीं जमात में पढ़ रही थी तब एक दिन उसे साइकिल पर स्कूल जाते हुए एक ट्रक ने बुरी तरह कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सूरज प्रकाश व उनकी पत्नी कमला को दुख तो बहुत हुआ था, पर वे कर ही क्या सकते थे। उन्होंने सुरेखा को लेकर जो सपने देखे थे वे सब टूट गए थे। सूरज प्रकाश को समाज सेवा में भी बहुत दिलचस्पी थी और वे एक संस्था संकल्प के अध्यक्ष थे। सूरज प्रकाश पहले सावित्री के ही मोहल्ले गांधीनगर में रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे। सूरज प्रकाश और सावित्री के पति सोमनाथ में गहरी दोस्ती थी। घर के बाहर स्कूटर रोकते ही सूरज प्रकाश ने कहा, आइए भाभी जी। स्कूटर से उतरकर सावित्री सूरज प्रकाश के साथ घर में घुसी। सावित्री को देखते ही कमला ने खुश होकर कहा, अरे दीदी आप, आइए आइए बैठिए। सावित्री सोफे पर बैठ गई। सूरज प्रकाश ने बता दिया कि वे सावित्री को कर्फ्यू लगने के चलते यहाँ ले आए हैं। दीदी आप ज़रा भी चिंता ना करें, यहाँ आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। पता नहीं क्यों लोग ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। लोगों में प्यार नहीं नफरत भरी जा रही है। लोगों की नसों में जातिवाद का जहर भरा जा रहा है। वैसे हमारी कॉलोनी में दंगे का असर कम ही होता है, पुराने शहर में ज़्यादा असर होता है। उधर मिली जुली आबादी जो है। सूरज प्रकाश ने राजन के मोबाइल का नंबर मिलाया। उधर से राजन की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, तुम्हारी मम्मी डॉक्टर दीपक के यहाँ आंखों की जांच कराने गई थी ना? हाँ हाँ गई थी। क्या हुआ मम्मी को? दंगे में कहीं? नहीं नहीं बेटे, वे बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी मम्मी को मैं अपने साथ घर ले आया हूँ, तुम ज़रा भी चिंता ना करना, वे बिल्कुल ठीक हैं। चलो, यह बहुत अच्छा किया जो आप मम्मी को अपने साथ ले आए। हमें तो चिंता हो रही थी क्योंकि वे अपना मोबाइल फ़ोन यहीं भूल गई थी। सूरज प्रकाश ने सावित्री को मोबाइल देते हुए कहा, लो भाभी, राजन से बात कर लो। सावित्री ने मोबाइल लेकर कहा, हाँ राजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कर्फ्यू खुलेगा तो तू आ जाना। ठीक है मम्मी।
राजन ने कहा। तभी कमला एक ट्रे में चाय व खाने का कुछ सामान ले आई। रात को खाना खाकर वे तीनों काफी देर तक बातें करते रहे। 11 बज गए तो कमला व सूरज प्रकाश उठकर दूसरे कमरे में चले गए। सावित्री के पति सोमनाथ एक सरकारी महकमे में बाबू थे। बेटे राजन की शादी हो चुकी थी। सोमनाथ के रिटायर होने के बाद वे दोनों ऐतिहासिक नगरों में घूमने फिरने जाने लगे थे। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी कि एक दिन सावित्री और सोमनाथ आगरा से ट्रेन से लौट रहे थे। रात का समय था, सभी मुसाफिर सो चुके थे। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। सावित्री अपने बर्थ से गिरकर बेहोश हो गई थी। अस्पताल में जब उन्हें होश आया तो पता चला कि सोमनाथ बच नहीं सके थे। कुछ दिनों तक राजन व उसकी पत्नी भारती सावित्री की भरपूर सेवा करते रहे। उन्हें जरूरत की हर चीज बिना कहे ही मिल जाती थी। पर धीरे धीरे उनके बर्ताव में बदलाव आने लगा था। उन्होंने सावित्री की अनदेखी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन भारती जब बाहर से लौटी तो अपने बेटे राजू के सिर पर पट्टी बंधी देखकर वह बुरी तरह चौंक उठी। भारती के पूछने से पहले ही सावित्री ने कहा था, इसे एक मोटरसाइकिल वाला टक्कर मारकर भाग गया। यह चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था। मैंने बहुत मना किया पर माना नहीं। चॉकलेट लेकर लौट रहा था तो टक्कर हो गई। मैं डॉक्टर से पट्टी कराकर लाई हूँ। मामूली सी चोट है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। भारती के मन में तो जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था। वह घूरते हुए बोली, इसे ज़्यादा चोट लग जाती तो हाथ पैर भी टूट सकते थे। अगर मेरे राजू को कुछ हो जाता तो हमारे घर में अंधेरा हो जाता। मैं 2-3 घंटे के लिए घर से गई और आप राजू को संभाल भी न सकी। तभी राजन भी ड्यूटी से लौट आया। वह राजू की ओर देखकर चौंक उठा और बोला, इसे क्या हो गया? पूछो अपनी मम्मी से, यह इनकी ही करतूत है। मैं एक सहेली के घर शौक मनाने गई थी। उसके जवान भाई की हादसे में मौत हो गई है। मुझे आने जाने में 3 घंटे भी नहीं लगे। मेरे पीछे राजू को चॉकलेट लाने भेज दिया। सोचा होगा कि चॉकलेट आएगी तो खाने को मिलेगी। सड़क पर राजू को किसी बाइक ने टक्कर मार दी। पता नहीं इस उम्र में लोगों को क्या हो जाता है। सठिया जाते हैं, सोचते हैं कि किसी बहाने कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। मम्मी, यह आपने क्या किया? राजन ने उनकी ओर देखकर पूछा। मैंने तो बहुत मना किया था पर मेरी सुनता ही कौन है, सावित्री ने दुखी मन से कहा था। जिन्हें मरना चाहिए वे परिवार की छाती पर मूंग दल रहे हैं और जिनको जीना चाहिए वे अचानक ही बेमौत मर रहे हैं। भारती बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी। सावित्री चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर बाद वे वहां से अपने कमरे में आ गईं और बिस्तर पर गिरकर रोने लगीं। इसी तरह दिन बीतते रहे। सावित्री को लग रहा था कि अपना घर, बेटा और पोता होते हुए भी वे बिल्कुल अकेली हैं। कर्फ्यू की अगली सुबह जब सावित्री की नींद खुली तो 7 बज रहे थे। जब वे नहाने के लिए जाने लगी तो कमला ने कहा, दीदी आप मेरे ही कपड़े पहन लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, सावित्री ने कहा और कमला ने उसे कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। नाश्ता करने के बाद वे तीनों एक कमरे में बैठ गए। टेलीविज़न चला दिया और खबरें सुनने लगे। दंगे की वजह पता चली कि नगर में धार्मिक शोभा यात्रा निकल रही थी। दूसरे समुदाय के किसी शरारती तत्व ने पत्थर मार दिए। भगदड़ मच गई। देखते ही देखते लूटमार व आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू की घोषणा कर दी। सूरज प्रकाश ने कहा, भाभी जी, राजन व बहू के बर्ताव में कुछ सुधार हुआ है या वैसे ही चल रहा है? सुधार क्या होना है भाई साहब, देखकर लगता ही नहीं कि यह अपना बेटा राजन ही है जो शादी से पहले हर काम मुझसे या अपने पापा से पूछकर ही करता था। शादी के बाद यह इतना बदल जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। सावित्री ने दुखड़ा सुनाया। पता नहीं बहुएं कौन सा जादू कर देती हैं कि बेटे माँ बाप को बेकार और फालतू समझने लगते हैं। सूरज प्रकाश ने कहा, शहर में अचानक दंगा भड़क जाने से सावित्री कर्फ्यू में फंस गई। कोई भी घर जाने में उनकी मदद नहीं कर रहा।
तभी सावित्री के पुराने परिचित सूरज प्रकाश मिल गए और उन्हें घर ले गए। सावित्री के बेटे राजन को यह बात पता चली तो उसने राहत की सांस ली, पर उन्हें लेने नहीं गया। तभी कमला बोल उठी, मैंने तो ऐसा कोई जादू नहीं किया था आप पर। आपने तो अपने माता पिता की भरपूर सेवा की है। यह बेटे के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह उस जादू से कितना बदलता है। सूरज प्रकाश ने कहा, भाभी जी, ऐसा लगता है दुनिया में दुखी लोग ज़्यादा हैं। देखो ना, हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे कोई औलाद नहीं है। आप इसलिए दुखी हैं कि अपना बेटा भी अपना ना रहा। वह आपका ही नहीं बल्कि बहू की ही सुनता है और मानता है। हाँ, सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा था कि बेटा नहीं बल्कि एक बेटी ही हो जाती, क्योंकि बेटी कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझती। इस दुनिया में सबके अपने अपने दुख हैं, कमला ने कहा। 5 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। इन 5 दिनों में राजन ने एक दिन भी फोन करके सावित्री का हाल नहीं पूछा। 5 दिन बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। सावित्री ने सूरज प्रकाश से कहकर राजन को फोन मिलवाया। सूरज प्रकाश ने कहा, कैसे हो राजन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अंकल, सब ठीक है। मम्मी कैसी हैं? उधर से राजन की आवाज़ सुनाई दी। वे भी ठीक हैं बेटे, लो अपनी माँ से बात कर लो। कहते हुए सूरज प्रकाश ने सावित्री को फोन दे दिया। कैसी हो मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब के यहाँ कोई परेशानी हो सकती है क्या? इन दोनों ने तो मेरी भरपूर सेवा की है। तूने तो 5 दिन में एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा कि मम्मी कैसी हो। अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी सभी तारीफ करते हैं। मैं जानता था कि अंकल के यहाँ आप सही सलामत रहेंगी। कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील है, तू यहाँ आ जा, मैं तेरे साथ घर आ जाऊंगी। मम्मी, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम ऐसा करो कि रिक्शा या ऑटो रिक्शा करके घर आ जाना, क्योंकि मुझे बाजार में देर हो जाएगी। ऐसा ही करती हूँ, मुझे मन से सावित्री ने कहा और फ़ोन काट दिया। सूरज प्रकाश ने पूछा, क्या कहा राजन ने? कह रहा है कि कुछ ज़रूरी सामान खरीदने बाजार जा रहा हूँ, तुम रिक्शा या ऑटो रिक्शा करके घर आ जाओ। भाई साहब, अभी 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय बाकी है। मैं बाहर से कोई रिक्शा या ऑटो रिक्शा पकड़कर घर चली जाऊंगी। सावित्री ने निराशा भरी आवाज़ में कहा, भाभी जी, आप क्या बात कर रही हैं? आप अकेली जाएंगी? क्या हमसे मन ऊब गया है जो इस तरह जाना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन 5 दिनों में तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो मैं भी आपको घर छोड़कर आ सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। जब कर्फ्यू पूरी तरह खुल जाएगा तब आप चली जाना। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि राजन क्यों नहीं आया। ठीक कहते हैं आप, लेकिन घर जाना भी तो ज़रूरी है। मैंने कब मना किया है? 3 दिन बाद कर्फ्यू खुल जाएगा, तब आप चली जाना, सूरज प्रकाश ने कहा। 3 दिनों के बाद जब पूरी तरह कर्फ्यू खुला तो सावित्री ने अकेले ही घर जाने के लिए कहा। कमला ने टोक दिया, नहीं दीदी, आप अकेली नहीं जाएंगी, ये आपको घर छोड़ आएंगे। हाँ भाभी जी, आपके साथ चल रहा हूँ, सूरज प्रकाश ने कहा। स्कूटर सावित्री के मकान के सामने रुका। सावित्री ने कहा, अंदर आइए। मैं फिर कभी आऊँगा भाभी जी, आज तो बहुत काम करने हैं, समय नहीं मिल पाएगा। सावित्री घर में घुसी। तुम किसके साथ आई हो मम्मी? राजन ने पूछा। सूरज प्रकाश घर छोड़कर गए हैं। मैंने उनसे बहुत कहा कि अकेली चली जाऊंगी, पर वे दोनों ही नहीं माने। कमला दीदी भी कहने लगी कि अकेली नहीं जाने दूंगी। भारती चुप रही। उसे सावित्री के आने की जरा भी खुशी नहीं हुई, पर पोता राजू बहुत खुश था। राजन व भारती के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा। सावित्री को लग रहा था कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। रविवार का दिन था। सावित्री दोपहर का खाना खा रही थी, पर सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा थी। एक टुकड़ा खाना भी मुश्किल हो गया। उसने चुपचाप 3-4 टुकड़े रोटी के खा लिए, पर मुंह में जैसे आग लग गई हो। पानी पीकर राजन को आवाज़ दी। राजन ने पूछा,
क्या हुआ मम्मी? सब्जी में मिर्च बहुत तेज है, मुझसे तो खाई नहीं जा रही है। मम्मी, सब्जी तो एक जैसी बनती है, तुम्हारी अलग से नहीं बनती। तू सब्जी चख कर तो देख, तुम्हारे मुंह का जायका खराब हो गया है। कल तुम डॉक्टर को दिखा कर आना। तभी भारती रसोई से निकल कर आई और तेज आवाज में बोली, क्या हुआ? मम्मी कह रही हैं कि सब्जी में मिर्च बहुत तेज है। बना बनाया खाना बैठे बिठाए मिल जाता है, खाना खराब है तो छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों खा लेती हैं दोनों टाइम? छोड़ो भारती, तुम रसोई में जाओ, मम्मी तो सठियाती जा रही हैं। सावित्री ने खाने की थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा, रहने दे राजन, मुझे नहीं खाना। डॉक्टर ने तेज मिर्च, नमक, मसाले व ज़्यादा घी तेल खाने को मना कर रखा है। इस उम्र में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना नाश्ता और खाना खुद बना लूँगी। राजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद सावित्री ने खुद ही अपना चाय नाश्ता व खाना बनाना शुरू कर दिया। एक रात सावित्री की सोते हुए आंख खुली। रात के 12 बज रहे थे। वे उठी और आंगन के एक कोने में बने बाथरूम की ओर चल दी। राजन के कमरे में बहुत कम आवाज में टेलीविज़न चल रहा था। राजन और भारती की बातचीत सुनकर उनके कदम रुक गए। तुम्हारी मम्मी से तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। तुम्हारे पापा तो चले गए और इस मुसीबत को मेरी छाती पर छोड़ गए। अगर दंगे में मारी जाती तो हमेशा के लिए हमें भी चैन की सांस मिलती। भारती बोल रही थी, और सरकार से 5 लाख रुपए भी मिलते। जैसा कि अखबारों में छपा था कि दंगे में मरने वालों के परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। राजन बोला। यह सुनकर सावित्री सन्न रह गई। वे थके कदमों से बाथरूम पहुंची और लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह सावित्री उठी, नहा धोकर बिना नाश्ता किए सूरज प्रकाश के घर पहुंच गई। कमला ने चेहरे पर खुशी बिखेरते हुए पूछा, दीदी कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक हूँ, सावित्री ने उदास लहजे में कहा। भाभी जी पहले आप नाश्ता कर लीजिए, सूरज प्रकाश ने कहा। नाश्ता करने के बाद सावित्री ने सारी बातें बता दी। रात की बात सुनकर तो उन दोनों को भी बहुत दुख हुआ। सावित्री ने दुखी मन से कहा, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर परिवार होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। अब तो वह घर मुझे जेल की कोठरी की तरह लगने लगा है। आप मुझे किसी वृद्धाश्रम का पता बता दीजिए, मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन वहाँ बिता लूँगी। कहते कहते सावित्री रोने लगी। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप वृद्ध आश्रम में क्यों रहेंगी? आप अपने घर में ना रहें, यह आपकी इच्छा है, पर हमारी भी एक इच्छा है। अगर आप बुरा न मानो तो कह दूं। हाँ हाँ कहिए, क्या यह नहीं हो सकता कि आप हम दोनों के साथ इसी घर में रहें? हम दोनों भी बूढ़े हैं और अकेले हैं। हम तीनों मिलजुल कर रहें, इससे हम तीनों का अकेलापन दूर हो जाएगा, सूरज प्रकाश ने कहा। तभी कमला बोल उठी, दीदी मना मत करना। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारी दलित जाति के चलते आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं नहीं, हम दोनों परिवारों के बीच यह जाति कहाँ से आ गई? आपके यहाँ इतने दिन रहकर तो मैंने देख लिया है, आप जैसे परिवार का साथ पाने को भला कौन मना कर सकता है? भाभी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी शहरों में अकेलेपन की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए समान विचारों के 3-4 बूढ़े इकट्ठा रहने लगें? हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता ऐसा, सावित्री ने कहा। उन्हें लग रहा था कि उनके दिल से भारी बोझ उतर रहा है। शाम को जब सावित्री घर पहुंची तो राजन ने कहा, आप कहाँ चली गई थी? फोन भी यहीं छोड़कर गई थी। कहाँ रही सुबह से अब तक? सावित्री ने अपने कमरे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, भारती को भी बुला ले, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। राजन ने भारती को आवाज़ दी। उसे लग रहा था कि मम्मी के दिल में कोई ज्वालामुखी धधक रहा है। भारती भी कमरे में आ गई। सावित्री बोल उठी, मैंने कल रात तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। मैं अपने ही घर में अपनी औलाद पर बोझ बन गई हूँ। मैं इतनी बड़ी मुसीबत बन गई हूँ
कि तुम दोनों मुझसे छुटकारा चाहते हो। तुम चाहते हो थे कि मैं भी दंगे में मारी जाती और तुम्हें 5 लाख रुपए सरकार से मिल जाते। राजन और भारती ये सुनकर सन्न रह गए। बेटे, अब तक तो मैं तेरे और पोते के मोह के जाल में थी। अपने खून का मोह होता है, पर रात को जो मैंने सुना उसे सुनकर मेरा सारा मोह खत्म हो गया है। यह मकान, नकदी, जो कुछ भी मेरे पास है, सब तुम्हारा ही तो था। पर तब जब मेरी सेवा करते, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनते। अब तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सारी जायदाद किसी ऐसे वृद्धाश्रम को दान कर दूं, जहां लोग अपनी नालायक औलाद से पीड़ित और दुखी होकर पहुंचते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कल ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? राजन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं सूरज प्रकाश के घर जा रही हूँ। हम तीनों मिलकर अपना बुढ़ापा आराम से काट लेंगे। सूरज अंकल तो दलित हैं, क्या आप उनके घर में रहोगी? मैंने कर्फ्यू में वहाँ इतने दिन गुजारे, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। अब मैं वहाँ हमेशा रहने की बात कर रही हूँ तो तुझे उनकी जाति दिखाई दे रही है। सावित्री ने गुस्से भरे लहजे में कहा। राजन और भारती उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।